अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। 7 जुलाई मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अहम और नाकाबिले फरामोश तारीख़ है और आज भी 7 जुलाई है। इसके आते ही मेरी आंखों से बरसात शुरू हो गई। कहते हैं कि हसद इंसान को तबाह कर देता है और उसकी आग में जलने वाला इंसान कहीं का नहीं रहता, और इसके साथ वो भी जो हसद का शिकार हुआ हो। और हसद की जीती जागती मिसाल मैं खुद हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम मुर्तज़ा है और शमीम फुप्पो मेरे वालिद की बड़ी बहन थी, मगर इनमें बड़ी बहनों वाली कोई भी बात नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया। इनका रवैया अल्लाह जाने क्यों हमसे ऐसा था। वो हर बात को लड़ाई का रंग देकर हमको तंग करती थीं, मगर मेरे वालिदैन ने हमेशा उन्हें बड़ा समझकर नज़रअंदाज कर दिया। शमीम फुप्पो की एक ही बेटी थी, शाजीना, और वो अपनी वालिदा से 4 हाथ आगे थी। उम्र में तो वो मुझसे 7-8 साल बड़ी थी, मगर सबको मेरे जितना बताती थी। शमीम फुप्पो और शाजीना हर वक्त मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में पड़ी रहती थीं, और अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो शायद आज मैं ये सब ना लिखती। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में थी और इसी ज़माने में हमारे दादा अब्बू का इंतकाल हो गया था। इनके इंतकाल के बाद जब इनकी वसीयत सुनाई गई तो इसमें दादा ने अपना घर शमीम फुप्पो को सारी ज़मीनें मेरे वालिद साहब के नाम कर दी थीं। अब्बू चूँकि समझदार थे, लिहाजा उन्होंने ज़मीनों का इस्तेमाल सही अंदाज में किया और यूँ हमारा शुमार ठीक ठाक हैसियत वाले लोगों में होने लगा। इस बात पर भी पप्पो ने ख़ानदान में हंगामा खड़ा किया कि दादा अब्बू ने उनके साथ ठीक नहीं किया। हालांकि जो मकान उन्हें मिला था उसकी आधी कीमत भी अच्छी खासी थी, मगर उनका रोना ही ख़त्म नहीं होता था। गर्मियों की छुट्टियां हुई तो हमने अब्बू से ज़िद की कि लाहौर खाला के यहाँ चलते हैं, और फिर हम सब घर वाले लाहौर अपनी खाला के यहाँ चले गए। 2-4 रोज़ बाद पता चला कि शाजीना के रिश्ते की बात चल रही है। पप्पो से वैसे भी ज़्यादा मिलना जुलना तो ना था, मगर अब्बू को अफसोस ज़रूर हुआ कि सगी बहन ने उन्हें बताना भी गवारा नहीं किया। खैर, हमारी छुट्टियां तो खूब मज़े से गुजरी और फिर हम छुट्टियां मना के वापस घर आ गए। जिस रोज़ हम वापस आए इसके अगले ही दिन पप्पो अपनी बेटी के रिश्ते की खबर सुनाने हमारे घर आईं। खबर क्या थी, बल्कि अपना रौब जमाने के लिए आई थी, और आते ही बड़े गुरूर से बोली, मेरी बेटी का रिश्ता तो इसकी शान के मुताबिक है। लड़का बाहर गया हुआ है और ख़ानदान भी अमीर है। उन्होंने तो देखते ही शाजीना के लिए हाँ कर दी और फिर थोड़ी देर बैठकर वो चली गईं। उनके जाने के बाद अब्बू बोले, अरे मैं तो बताना ही भूल गया, इतवार को बासित साहब के घर पार्टी में जाना है। इनका बेटा उमेर बाहर से आ रहा है। बासित अंकल अब्बू के काफ़ी पुराने दोस्त थे, मगर कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। इतवार को सब जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं भी अपनी अलमारी खोलकर कपड़े देखने लगी कि क्या पहनूं। फिर मैंने अपना पसंदीदा ब्लैक सूट को निकाल लिया। हम सब तैयार होकर जब पार्टी में पहुंचे तो हमारी मुलाकात पहली मर्तबा बासित अंकल और उनकी फैमिली से हुई। बहुत ही खुश अखलाक लोग थे। बासित अंकल, इनकी बेगम, छोटा बेटा जवाद भी पढ़ रहा था और बड़े बेटे उमेर, जिसके आने की खुशी में पार्टी थी। पार्टी बहुत ही शानदार थी क्योंकि बासित अंकल को रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनका कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस था जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। पार्टी में मैंने महसूस किया कि उमेर का झुकाव मेरी तरफ ज़्यादा ही रहा था। कुछ दिनों बाद मेरे इम्तहान भी ख़त्म हो गए तो हम दोस्तों ने टाइम पास करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज़ करने शुरू कर दिए। कहते हैं कि कोई चीज़ बेकार नहीं होती, और इन्हीं कोर्सेज़ की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। खैर, मैं रोज़ सेंटर जाती और शाम तक वापस आ जाती थी। एक रोज़ मैं वापस आई तो बासित अंकल और इनकी बेगम आए हुए थे। मैं अपनी चीज़ें रखकर उनके पास चली गई और फिर इधर उधर की बातें होने लगीं। जब वो चले गए तो मालूम हुआ कि वो मेरे लिए उमेर का रिश्ता लेकर आए थे, और फिर अब्बू और बासित अंकल ने रिश्ता तय करके दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया और पूरे ख़ानदान और दोस्तों में मिठाइयाँ भेजी गईं। इस बात के अगले ही दिन शमीम फुप्पो फिर हमारे घर आईं और एक हंगामा खड़ा कर दिया और चीखने चिल्लाने लगी। मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरी बेटी की खुशियाँ किसी से हजम नहीं होंगी। अब्बू बोले, आपा जान बात क्या है? फुप्पो बोली, इतने मासूम ना बनो। मेरी बेटी की खुशियों को आग लगाकर पूछते हो कि क्या बात है?
अब तो अब्बू भी गुस्से में आ गए और बोले कि साफ साफ बताएं क्या हुआ। तो शमीम फूफो बोली, जो रिश्ता शाजीना से तय हो चुका था उसको तोड़कर तुमने अपनी बेटी हया का रिश्ता तय कर दिया। ये सुनकर अब्बू सख्ते में आ गए। फिर रुककर उन्होंने बासित अंकल को फ़ोन करके बुलाया तो वो फ़ौरन अपनी बेगम के साथ आ गए। इनके साथ एक खातून भी थी। उन्हें देखकर फुप्पो चौंक गई। फिर वो खातून बोली, शमीम, इस उम्र में झूठ बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर सबको मुखातिब करके बोली, मैं रिश्ते करवाती हूँ बासित साहब के घर, मेरा आना जाना है। इनकी बेगम ने मुझसे कहा था कि उमेर के लिए कोई लड़की हो तो बताना, मगर हाँ, जब ही होगी जब उमेर को लड़की पसंद आ जाए। मैंने शाजीना की तस्वीर इन्हें दे दी मगर उमेर को तस्वीर देखने की नौबत ही नहीं आई। पार्टी में उमेर को हया पसंद आ गई और वह तस्वीर जूं की तूं वापस आ गई। ये सुनकर फुप्पो 1 मिनट भी ना रुकी। 1 महीने बाद की शादी की 7 तारीख तय हो गई और घर में तैयारियां शुरू हो गईं। शादी से चंद रोज पहले अचानक शमीम फुप्पो और शाजीना अपना सामान लेकर हमारे घर आ गईं। अब्बू समझे कि फिर कोई तमाशा होगा, मगर इसके बरक बात कुछ और निकली। फुप्पो रोते हुए अब्बू से बोली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। इस रोज़ जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ था, मुझे माफ़ कर दो। अब्बू बोले, नहीं आपा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और बात ख़त्म हो गई। कम से कम मेरे घर वालों के लिए तो बात ख़त्म हो गई थी। मगर ये तो न थमने वाले तूफान की इब्तिदा थी। इसके बाद से शाजीना का रवैया ही बदल गया था और वो मेरे करीब करीब रहने लगी थी, बल्कि उसने तो मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी। फिर शादी का दिन भी आन पहुंचा। इस रोज़ दोपहर को मैं नहाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मेरी आंख लग गई और नींद में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुल गई, मगर कमरा तो खाली था। मेरी शादी का जोड़ा बहुत ही खूबसूरत था, गहरे सुर्ख रंग का, और इस पर जरी से हाथ का काम किया गया था। जब मैं दुल्हन बनकर सबके सामने आई तो सब ने मेरी बलाएं लेने लगे। उमेर के घर वालों ने शादी पर दिल खोल कर अरमान निकाले थे और इतना खर्च किया कि बाहर के लोग भी एक दूसरे से जिक्र करने लगे। और यहाँ भी फुप्पो और शाजीना दिल ही दिल में जल रही थी, मगर जाहिर कुछ नहीं कर रही थी। शादी के बाद जब मैं घर आई तो शाजीना ने मुझसे कहा, हया, क्या मैं तुम्हारे चंद सूट ले सकती हूँ? ये मुझे बहुत पसंद आए हैं और अब तो तुम इन्हें पहनोगी भी नहीं। मैंने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं बहन हूँ तुम्हारी। और वो मुस्कुराने लगी और यूं मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी। मुझे क्या मालूम था कि वो किस इरादे से मेरे कपड़े मांग रही थी। शादी के बाद चंद महीने तो अच्छे गुजरे, लेकिन इसके बाद पहला झटका हमें मेरे ससुर की मौत का लगा। उस रोज़ रात के खाने पर वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर रात को अचानक वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे और अपना दिल पकड़कर कहने लगे, वो मेरा दिल भींच रहा है। वो दर्द से तड़पते रहे और फिर सुबह के वक्त वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक उनका दिल अचानक बंद हो गया था। मामला क्या था, किसी को भी मालूम ना हो सका। जहां हम इनकी अचानक मौत से बेहाल थे, इसके साथ इसका असर हमारे सीधा सीधा बिजनेस पर भी पड़ा, क्योंकि उमेर तो अभी बाहर से पढ़कर आए थे और उन्होंने बिजनेस ज्वाइन भी नहीं किया था, और जवाब वो तो अभी पढ़ ही रहा था। उमेर की कोशिशों के बावजूद नुकसान पर नुकसान होने लगे। साथ ही शातिर कारोबारी हरीफ, जो कि शायद इसी दिन की ताक में थे, इनके हरबों से आधा बिजनेस हमारे हाथ से निकल गया। जो कुछ बचा था इसे उमेर किसी न किसी तरह देख ही रहे थे। अभी मेरे ससुर के इंतकाल को साल भी न गुजरा था कि एक रोज़ मेरी सास नहाने गुसल खाने में गई और काफ़ी देर के बाद भी बाहर न आई तो मैंने आवाज़ें दी, मगर अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया। मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटा और खोलने की कोशिश की, मगर अंदर से लॉक था। फिर पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा गया और मैं अंदर गई तो देखा कि मेरी सास दीवार के सहारे बैठी थी और उनके बाल नल में उलझे हुए थे और उन्होंने दोनों हाथों से अपना गला दबाया हुआ था। उंगलियां जैसे गले में पेवस्त थीं और दोनों आंखें बाहर को उबली पड़ी थीं। ये सब देखकर मैं बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो घर की फ़ज़ा अजीब सी थी। हम सब एक दूसरे के चेहरे तक रहे थे। 1 साल में ये दूसरा झटका था हमारे लिए। इधर बिजनेस में भी यके बाद दीगरे नुकसान होता जा रहा था। अभी हम संभलने भी न पाए थे कि चंद दिन बाद एक और झटका हमारे लिए तैयार था। उमेर ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई थी और उसे बने 1 हफ्ता भी नहीं हुआ कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई। उमेर को तो होश न था, क्योंकि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से अपना काम किया था। इनके सारे इंजीनियर्स और वर्कर्स भी हैरान थे।
मगर इस हादसे के बाद हमारा रहा सहा बिजनेस भी बैठ गया और हम सड़कों पर आ गए। इस मुश्किल वक्त में उमेर के दोस्तों ने हमारा बड़ा साथ दिया और किसी न किसी तरह जवाद को मुल्क से बाहर भेज दिया और इसीलिए वो शायद बच भी गया, क्योंकि वो यहाँ था ही नहीं। इस सारे मामले में हमारा घर भी बिक गया। घर की रकम में से थोड़ी जवाद के बाहर जाने में लगी, कुछ रकम लोगों की पेमेंट में गई और थोड़ी जो बाकी बची उसका एडवांस देकर हमने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। इस दौर में उमेर ने मेरे मैके वालों की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया था। इधर शमीम फुप्पो ने शाजीना की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से तय कर दी और लोगों से कहने लगी, अच्छा हुआ कि इस जगह शाजीना का रिश्ता ना हुआ, वरना आज हया की जगह शाजीना होती। मगर हमने नज़रअंदाज कर दिया। शादी का कार्ड देखकर उमेर चौंक कर बोले, इस आदमी की शोहरत ठीक नहीं है, तुम्हारी फुप्पो बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। और जब ये बात फुप्पो और शाजीना को बताई तो वो बोली, हमें मालूम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चंद रोज़ बाद शाजीना की शादी हो गई, लेकिन उमेर और मैं इस शादी में ना गए। अल्लाह अल्लाह करके अब दिन खैरियत से गुजर रहे थे। उमेर की तालीम की वजह से एक मल्टीनेशनल कंपनी में इन्हें जॉब मिल गई। हम भी अपने इस घर में सेट भी नहीं हो पाए थे कि यहाँ भी अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। एक दिन मैं और उमेर जब खाना खाने बैठे तो एकदम लाइट चली गई। मैं मोमबत्ती लेने किचन में गई तो वहाँ चिप चिप की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाई तो देखा कि दूध का बर्तन ज़मीन पर उल्टा पड़ा है और एक काला बिल्ला दूध चाट रहा है। मैंने लकड़ी उठाकर ज़ोर से बिल्ले को मारना चाही तो पीछे से उमेर आ गए और बोले, क्या हुआ? मैंने कहा ये, और मुड़ी तो पुश्त पर उमेर नहीं थे और दूध अपनी जगह ऊपर रखा हुआ था। इतने में लाइट आ गई और हम खाना खाने लगे। फिर एक रोज़ मैं अलमारी में धुले हुए कपड़े रख रही थी कि जैसे ही मैंने अलमारी खोली, इंतहाई गंदी बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा। मैं नाक पर दुपट्टा रखकर अलमारी में देखने लगी। फिर दूसरी साइड का दरवाज़ा खोला तो देखा मेरी शादी के नए कपड़े गलाजत से भरे हुए थे। मैं समझी कि ये वही बिल्ला होगा जो कि आंख बचाकर उसने ये कर दिया होगा। फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से सारे कपड़े निकाले और उन्हें गर्म पानी से धोने लगी, मगर बदबू थी कि जाकर ही नहीं दे रही थी। फिर इन कपड़ों को सुखाकर भी चेक किया, मगर बदबू फिर भी नहीं गई। मैं इन कपड़ों को रस्सी पर छोड़कर वापस आ गई। जब उमेर आए तो मैंने उन्हें सारी हकीकत बताई और जब कपड़े दिखाने चाहे तो सारे कपड़े गायब थे। सारा घर छान मारा मगर कपड़े ना मिले और जब अलमारी को खोला तो सारे कपड़े अलमारी में जो के तो मौजूद थे और कपड़ों से ना कोई बदबू आ रही थी और ना ही कुछ और महसूस हो रहा था। ये देखकर मैं अपनी जगह सुन होकर रह गई। उमेर बोले, हम इतने परेशान हैं ना, इसीलिए तुमको ऐसी चीज़ें लग रही हैं। रोज़ बाद मैं कपड़े धो रही थी कि मुझे अपने हाथ पर खुजली महसूस हुई। मैंने देखा कि वहाँ सुर्ख चूंटी नजर आई तो मैंने उसे झटक दिया और किचन में चली गई। वहाँ मैंने देखा कि आटे के डब्बे के पीछे बेशुमार चूटियाँ निकल रही थीं। मैं इन्हें साफ करके काम में लग गई, लेकिन मैं जब अगली सुबह सोकर उठी तो उमेर को देखते ही मेरी चीख निकल गई, क्योंकि इनका पूरा मुंह सूजा हुआ था और आंखों के ऊपर तो सूजकर झिल्ली जैसी बन गई थी। फिर हमने घर का सारा सामान बाहर निकाला और पूरे घर को धोकर स्प्रे कर दिया और हर चीज़ को साफ करके वापस अंदर आ गए। इतना काम था कि अंदर आते ही हम बिस्तर पर गिरकर सो गए। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी आंखें खुल नहीं रही थीं और जब मैंने कोशिश की तो तकलीफ होने लगी। मैंने आईने में देखा तो मेरी तो रूह फना हो गई, क्योंकि मेरा मुंह सूजकर गुब्बारे जैसा हो रहा था और मैं चीखती हुई बाहर निकल आई। फिर उमेर के कहने पर मैं वापस अंदर आई तो वहाँ कोई चूंटी नहीं थी। रात तक हम इधर उधर चेक करते रहे, फिर हम सोने के लिए लेट गए। आधी रात के करीब अचानक एक आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि किचन के सामने कोई काली शय पड़ी है। फिर जब मैं करीब गई तो देखा कि एक काला बिल्ला था और उसने मेरी तरफ देखा और पल भर में एक काली सी औरत में तब्दील हो गया। फिर मेरी चीखें आसमान को छूने लगीं और अचानक मैं तारीकियों में डूब गई। फिर हमने वो घर छोड़ दिया और हम आर्जी तौर पर अपने फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर रहने लगे। फिर इस पर भी बस ना हुआ और इसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में वो लम्हा आया जिसका तसव्वुर भी मैं नहीं कर सकती थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था। रात को हम खाना खाकर सो गए और तकरीबन रात के 3 बजे अचानक एक आवाज़ आई। कोई उमेर को आवाज़ दे रहा था, उमेर, उमेर, उमेर। फिर उमेर उठे और बोले, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। जैसे ही वो घर से निकले इतनी ज़ोर से धमाका हुआ कि मैं लरज़ गई
اور باہر کان پھاڑ دینے والا شور سنائی دینے لگا۔ میں دوڑتی ہوئی باہر گئی اور جو میں نے دیکھا خدا کسی عورت کو نہ دکھائے۔ سامنے بجلی کا بہت بڑا کھمبا گرا ہوا تھا اور اس کے نیچے تاروں کے گچھے میں ایک جسم الجھا ہوا تھا اور جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ اسے میں نے ہاتھ کی گھڑی سے پہچانا جو میں نے عمیر کو گفٹ دی تھی۔ جب میں اپنے حواس میں واپس آئی تو میں اپنے والدین کے گھر میں تھی۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ میں بہت دنوں بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی، مگر میری زندگی تو ختم ہو چکی تھی۔ میرا دیور جواد اپنے بھائی کی میت کی وجہ سے آیا ہوا تھا اور وہ آ کر میرے گلے لگ کر رونے لگا اور بولا، بھابھی نہ جانے کس کی نظر کھا گئی ہمارے ہنستے بستے گھر کو۔ جواد کو میں نے یہاں رکنے سے منع کر دیا اور وہ واپس کینیڈا چلا گیا اور وہاں سے مجھے پیسے بھیجتا رہا اور میں ان پیسوں کو جمع کرتی رہی۔ میری ایک دوست نے مشورہ دیا، کیوں نہ ان پیسوں سے ایک ادارہ بناؤ جہاں بے سہارا عورتوں کو ہنر سکھا کر اس قابل بنایا جائے کہ وہ معاشرے میں کسی قابل ہو جائیں۔ یہ بات میرے دل کو لگی۔ پھر میں نے جواد سے مشورہ کر کے عمیر کے نام پر ایک ادارہ بنا دیا۔ دوسری طرف شازینہ کے شوہر کو بیرون ملک گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ ہیروئن اور انسانوں کی اسمگلنگ کرتا تھا، اور یوں شازینہ واپس شمیم پھپھو کے پاس آ گئی۔ مگر میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا اور ہمارے ادارے کی پذیرائی ہونے لگی اور میرا نام اچھائی کے ساتھ جڑ گیا، اور یہ بات بھی ان ماں بیٹی کو پسند نہیں آئی اور پھر اسی لیے انہوں نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کر دیا۔ ایک روز میرے سر میں شدید قسم کا درد اٹھا اور پھر یہ درد شام تلک ناقابل برداشت ہو گیا تھا، اتنا کہ میں سر پٹک رہی تھی۔ مجھے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ پھر میرے سارے ٹیسٹ ہوئے اور تمام رپورٹس بالکل نارمل آئیں، مگر درد کم نہ ہوا اور میں سر پٹکے جا رہی تھی۔ امی ابو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، اور یقیناً یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہی تھیں جو آج میں زندہ ہوں۔ جب امی دعا مانگ رہی تھیں تو ایک خاتون انہیں دیکھ کر آ گئیں اور انہیں ساتھ لے کر باہر چلی گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ میں ایک بزرگ کو جانتی ہوں، ویسے تو لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں، مگر میرا ماننا ہے کہ وہ کچھ خاص ہیں اور لوگوں سے دور رہنے کے لیے ایسے بنے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو انہیں دکھائیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ امی ابو مجھے لے کر ان بزرگ کے گھر گئے۔ بزرگ کا گھر گندا پڑا تھا، وہ ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔ امی نے ان کے گھر کی پوری صفائی کی اور مجھے لے کر ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ وہ ہمیں خاموشی سے گھورتے رہے اور پھر بولے، اس بچی کو حسد کھا گیا ہے اور دشمن نے اپنا آخری اور کاری وار کر دیا ہے۔ تیرے رشتہ داروں میں 2 عورتیں ہیں، نام نہیں بتا رہا۔ مجھے معلوم ہے انہوں نے تیری بیٹی کے استعمال کیے ہوئے کپڑوں پر عمل کیا ہے اور اسے برباد کرتی رہی ہیں۔ اس کے شوہر، ساس سسر سب کو مار دیا، کاروبار ختم کر دیا، مگر یہ بچی اچھائی کی وجہ سے بھلائی کی راہ پر چل نکلی اور پھر خوشحال ہو گئی تو ان کو حسد کوڑے کی طرح ان کے دل پر پڑا اور انہوں نے اپنا یہ آخری داؤ کھیل دیا۔ ان میں سے ایک نے دھوکے سے تیری بیٹی کی لٹ کاٹ لی تھی اور اسی پر یہ عمل ہو رہا ہے جو اسے ختم کر دے گا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا میں جب اس شادی والے دن کمرے میں سو رہی تھی اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ کمرے میں کوئی آیا تھا۔ امی ابو تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان بزرگ نے آنکھیں بند کی تو ان کی مٹھی میں 3 لیمو آ گئے۔ پہلا لیمو انہوں نے میرے سر پر رکھا اور کچھ پڑھنے لگے اور پھر میرے سر پر ہی اس لیمو کو کاٹ کر ہوا میں اچھال دیا۔ جب وہ دونوں ٹکڑے زمین پر گرے تو وہ سرخ ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اسی طرح دوسرا لیمو کاٹ کر اچھالا۔ جب وہ زمین پر گرا تو ایک ٹکڑا سرخ تھا۔ پھر اسی طرح انہوں نے تیسرا لیمو میرے سر پر کاٹ کر اچھال دیا، اور اب کہ جب دونوں ٹکڑے زمین پر گرے تو وہ صاف تھے۔ بزرگ پھر ابو سے بولے، بول بدلہ چاہتا ہے؟ ابو بولے، نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ تو وہ بزرگ مسکرا کر خاموش ہو گئے اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور میرے سر کا درد یوں غائب ہو گیا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہمیں واپسی کا اشارہ دیا تو ہم اٹھ کر آ گئے۔ کچھ روز بعد ہی پھپھو اور ان کی بیٹی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ ہوا یوں کہ دوپہر کے وقت وہ سو رہی تھیں اور کچن میں گیس لیک ہونے لگی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ شام کو جب وہ کچن میں گئیں اور ماچس جلائی تو آگ نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اتنی بری طرح جل گئیں کہ کچن کا کچھ سامان تک ان کے جسموں سے چپک گیا تھا۔ محلے والوں نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا۔ ہمیں جب معلوم ہوا تو ہم دونوں ہاسپٹل پہنچے اور دونوں کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
हमें देखकर फूफो बोली, मत रो, अपने ये कीमती आंसू हम जैसे गुनहगारों के लिए ज़ाया मत करो, हसद में हम अंधे हो गए थे। शाजीना बोली, मामू मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, शायद आपके माफ़ करने से हमारी रूह आसानी से जिस्म से निकल जाए। हयात तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अब्बू बोले, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? माफ़ करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। फिर भी अगर मेरे कहने से तुम्हें तसल्ली होती है तो मैं आप दोनों को माफ़ करता हूँ। फिर अब्बू के कहने पर मैंने भी दोनों को माफ़ कर दिया। शाम तक दोनों का इंतकाल हो गया। इनका किया इनके सामने आ गया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई थी, जो चाहकर भी वापस नहीं आ सकती थी। शायद मेरी कहानी से लोग कुछ सोचें, सबक लें और हसद को अपने दिल में जगह न दें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।